नमस्कार। मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, स्टडी विथ आयुष सक्सेस एकेडमी। और हमने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे सब यूनिट को कवर किया है, और आज लास्ट डे है रिसर्च एप्टीट्यूड की। जो अंतिम कुछ चीज़ें बची हुई हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसको भी आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने मेजर पार्ट हमने समाप्त कर लिया है। अब जो है इसकी जो कल हमने टाइप वन टाइप टू एरर के बारे में देखा था। टाइप वन टाइप टू के एरर के बारे में एक सवाल भी आया था कि ये जो फॉल्स नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव है, इसके क्या मतलब है, गलत नकारात्मक मतलब क्या है। तो उस सवाल का आंसर ये है कि देखिए, जो नल हाइपोथेसिस होता है ना, शून्य परिकल्पना जो होता है, वो गलत होता है, लेकिन हम उसे अस्वीकार नहीं करते हैं, है ना। यानी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। मोटा मोटी यही है कि अस्वीकार नहीं किया, लेकिन हम उसको स्वीकार कर लिया। यानी क्या कि दो चरों के बीच में संबंध है ना। मतलब ये हुआ कि एच ओ मतलब जो शून्य परिकल्पना है, तो शून्य परिकल्पना क्या है कि दो चरों के बीच में संबंध नहीं है। ठीक है। लेकिन शून्य परिकल्पना जब गलत होगा तो क्या होगा, दो चरों के बीच में संबंध होगा। दो चरों के बीच, दो तथ्य मान लीजिए, दो चरों के बीच में संबंध होगा। संबंध होगा, है ना। यानी गलत है तो संबंध होगा। अब क्या कह रहा है, लेकिन अस्वीकार नहीं किया गया है। यानी अस्वीकार नहीं किया गया, यानी क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। यानी क्या कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको स्वीकार कर लिया गया है कि भाई ये सही है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, गलत नकारात्मक। यानी मतलब क्या हुआ, जैसे कोविड का केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि कोविड में ये हुआ कि कोविड के केस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोविड हमको हुआ। कोविड और हम दो अलग अलग तथ्य हैं, दो अलग अलग चर हैं, वेरिएबल्स हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि भाई दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। अब जो है टाइप टू ईरर क्या बोलेगा कि भाई, टाइप टू ईरर क्या बोलता है कि दोनों में संबंध तो है। यानी नल हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे काम नहीं करेगी, संबंध तो है ना। मतलब हमको कोविड हो चुका है, यानी कोविड हम के हमारे शरीर के अंदर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार कर देते कि नहीं, ये जो है दोनों अलग अलग है, इसमें कोई सेपरेट सेपरेट मतलब दोनों सेपरेट है, इसमें कोई जुड़ाव नहीं है। तो उसको हम टाइप टू की तरफ ले चलते हैं। हमने कल इस पर विस्तृत चर्चा किया था, आप इसको पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो गलत नकारात्मक मतलब वही है कि चीजें हैं, मतलब कोविड अगर हमको हो चुका है ना, मतलब चरों के बीच में संबंध है, लेकिन हम उसको अस्वीकार उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। संबंध है लेकिन उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोविड का हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें। अब जो है सैम्पलिंग ईयर के बारे में बात करते हैं। तो हमने ऊपर सैम्पलिंग पढ़ा था। ईयर मतलब क्या हुआ कि जो त्रुटियां सैम्पलिंग के मतलब सैम्पलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। सैम्पलिंग को हिंदी में कुछ मतलब सैम्पलिंग नाम से ही रखे हैं उसको, नमूनाकरण और भी कुछ बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये जो सैम्पलिंग एरर है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सवाल यहाँ से नहीं आती है, फिर भी आप मोटा मोटी देख लीजिए कि इसमें क्या कहा गया है कि इसका मतलब है कि नमूना के चयन या प्रक्रिया में गलती के कारण उत्पन्न होती है। मतलब त्रुटियां तो स्वाभाविक है कि त्रुटियां तभी उत्पन्न होगी जब हमने उसका जो मापदंड है उसको सही से फॉलो नहीं किया हो, या उसकी चयन प्रक्रिया में समस्या हो, या उस पूरे जो प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली जो विधि है उसमें दिक्कत हो, तभी तो त्रुटियां आती है। जैसे कि पहला जो हम देख लेते हैं, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। स्पेसि इसको जनसंख्या विनिर्देशन त्रुटि कहते हैं। यह तब होती है जब शोधकर्ता यह सही ढंग से निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि किन जनसंख्या का अध्ययन करना है ना। अब जैसे कि हमको ट्राइबल का अध्ययन करना है, तो ट्राइबल में क्या अध्ययन करना है। ट्राइबल तो बहुत बड़ी है, भारत में बहुत सारे ट्राइबल्स टाइप रह रहे हैं, लगभग 500 हजार के आसपास संख्या है उनकी। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन किन ट्राइबल के किन किन ट्राइब्स के यहाँ जाके हमको डेटा इकट्ठा करना है, किन ट्राइब्स के जाके यहाँ हमको सही बात हो। तो उस तरीके से है कि जनसंख्या विनिर्देशन त्रुटि, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, है ना। आप देखिए कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि नाश्ते के अनाज के सर्वे में यह स्पष्ट न हो कि सर्वे माँ, बच्चे या पूरे परिवार पर करना है ना। कि अब सुबह के नाश्ता हम किस पे मतलब किसके लिए कर रहे हैं, माँ के लिए, बच्चे के लिए, पूरा। तो आप मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, ऊपर नाम से ही स्पष्ट है।
चयन त्रुटि सिलेक्शन एरर, यह उत्तरदाता स्वेच्छा से सर्वे में भाग लेते हैं या चयन त्रुटि हो सकती है। जब उत्तरदाता स्वेच्छा से चयन सर्वे में भाग लेते हैं कि भाई स्वेच्छा मतलब समझ रहे हैं, मतलब खुद की इच्छा से कि भाई हमको भी अपने सर्वे में चयन दे दीजिए, तो वहाँ पे जो है चयन त्रुटि हो सकती है। इसमें पक्षपातपूर्ण परिणाम आ सकते हैं, स्वाभाविक है। नमूना फ्रेम त्रुटि, यह नमूना गलत जनसंख्या सूची को चुना जाता है ना। तो इस पे ज़्यादा समय लगाते नहीं है, क्योंकि इसे इन सारी चीज़ों से सवाल कभी बने नहीं है, और मोटा मोटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रख ले कि भाई छूटे ना, संभवतः एग्जाम में अगर आ जाए तो आप एलिमिनेट करके बना बना दे, है ना। प्रतिक्रिया त्रुटि, नन रिस्पॉन्स एरर, जब कुछ लोग सर्वे का उत्तर नहीं देते हैं जिससे डेटा अधूरा रह जाता है ना। गैर प्रतिक्रिया यानी क्या, नाम से ही स्पष्ट है कि नन रिस्पॉन्स एरर, यानी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं तो भाई उस तो एरर होगा ही। सैम्पलिंग फ्रेम एरर, यानी नमूना को जो हम फ्रेम करते हैं तो उसमें जो एरर आती है ना, गलत जनसंख्या सूची के चुना जाना। गैर नमूना त्रुटि, नॉन सैम्पलिंग एरर, यह त्रुटियां डेटा संग्रह या प्रसंस्करण की प्रक्रिया में होती है। यह शोध की किसी चरण में हो सकती है, अध्ययन, डिजाइन, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण। उदाहरण के लिए त्रुटि, मेजरमेंट एरर, यह डेटा गलत उपकरण या गलत तथ्यों के कारण गलत हो सकता है। कवरेज त्रुटि, है ना। तो देखिए इससे इन सारी चीज़ों को बस मतलब लिखने के लिए मैंने तो लिख दिया है, लेकिन इसे सवाल वगैरह आते नहीं है, तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप एक बार इसको मतलब पढ़ लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं पैरामेट्रिक परीक्षण। इसमें से कई बार सवाल बने हैं और इस पे हम थोड़ा थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, पैरामेट्रिक परीक्षण क्या है, यह सांख्यिकी परीक्षण है जिसमें जनसंख्या के विवरण के बारे में कुछ अवधारणाएं होती हैं, है ना। एजम्पशंस जो है कुछ होती है। अब क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। जब डेटा का वितरण सामान्य हो, जब मापन पैमाना इंटरवल या रेशियो हो, या नमूना आकार बड़ा हो, है ना। तो तीन तरीके की चीज़ों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब डेटा का विवरण जो है वो नॉर्मल हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सामान्य तरीके से हो। जब मापन पैमाना जो है हमने पढ़ा था ऊपर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, है ना। नॉमिनल क्या था और ऑर्डिनल क्या था, इंटरवल क्या था, रेशियो क्या था। आपको हमने ऊपर से बड़े अच्छे से मतलब बता चुका हूँ कि हमने नॉट इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जब पैमाना जो है वो इंटरवल और रेशियो के रूप में हो। और तीसरा क्या है कि जब अनुमान नमूना आकार बड़ा हो, यानी उसकी जो मतलब डेटा की आकार हो बड़ा हो। विशेषताएं क्या है, अधिक शक्तिशाली होते हैं, परिणामों की व्याख्या आसानी से होती है, सतत कंटिन्यूअसली डेटा को पर उपयोग होते हैं, है ना। अब इसका पैरामीटर परीक्षण के आकार मतलब प्रकार क्या है, जेट जेट टेस्ट, टी टेस्ट, ये दो कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, है ना। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना, इनोवा और पर्सन कोरिलेशन। अब इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं कि जेट टेस्ट या टी टेस्ट क्या है। गैर पैरामेट्रिक परीक्षण, पहले पैरामेट्रिक हमने देख लिया, अब गैर परीक्षा में पैरामेट्रिक देखते हैं। जब डेटा पैरामेट्रिक परीक्षण की धारणाओं को पूरा नहीं करता, तब गैर पैरामेट्रिक परीक्षण उपयोग किया जाता है ना। अब जो है, जो अब सिंपल सा बात है कि जो ब्लैक नहीं है वो व्हाइट है, समझ गया ना, कि जो पैरामेट्रिक परीक्षण की धारणाओं को पूरा नहीं करता वो गैर पैरामेट्रिक होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जब डेटा सामान्य वितरण का पालन नहीं करता है। ऊपर में क्या था, वितरण का पालन करता हो, जब नमूना आकार छोटा हो, जब डेटा नॉमिनल और ऑर्डिनल हो, और नॉमिनल या ऑर्डिनल हो, जब डेटा में आउटलाइनर्स हो, है ना। तो इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं कि कम धारणाएं होती है, छोटे नमूनों के लिए उपयोगी है, लेकिन पैरामेट्रिक परीक्षण से कम शक्तिशाली है। प्रकार देख लेते हैं। तो पहला प्रकार है, अ, दूसरा प्रकार की बात में देखते हैं। इस इन सारी चीज़ों से अभी तक मतलब जो कि हमको पढ़ना है तो हमने इसको लिख दिया है, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन वगैरह आए नहीं हैं इससे। तो अब सीधा आते हैं अब जेट टेस्ट पे। जो हम बता रहे हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप भी देखेंगे क्वेश्चन तो इससे क्वेश्चन बने नहीं है ऊपर के जो चीज़ें हमने पढ़े उससे। तो हम आते हैं सीधा जेट टेस्ट पे, क्योंकि हमको कम टच में बिग इम्पैक्ट देना है। जेट टेस्ट का जो उपयोग तब तब कब किया जाता है, जब नमूना का आकार 30 से अधिक हो, जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात हो। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है।
कि नमूना का आकार यानी जो आपके डेटा है उसकी जो आकार हो वो 30 या उससे अधिक हो, तो हम जेड टेस्ट का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 30 से अधिक, जो कुछ भी पूछ सकता है कि 30 से अधिक डेटा आपके पास हो या सैंपलिंग आपके पास हो या मतलब एक तथ्य आपके पास हो, जो भी कुछ भी इसके आधार पर हो सकता है, 30 से अधिक अगर हो तो आप किसका टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट इसमें उपयोगी होगा। ऑप्शन दे देगा टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, कुछ तरीके से। तो आपको क्या आंसर होगा, होना चाहिए जेड टेस्ट होना चाहिए। जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात हो, यानी मानक विचलन जो है वो ज्ञात होना चाहिए। टी सीरीज की तरफ आते हैं। जब नमूना आकार छोटा हो, है ना, जब नमूना का आकार छोटा हो, यानी पहला टी जेड में क्या है कि नमूना का आकार 30 से ज्यादा हो, और दूसरा में टी में क्या है कि छोटा हो यानी 30 से कम हो, जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात ना हो, ठीक है, तब टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो मोटा मोटी ये हो गया जेड टेस्ट और टी टेस्ट, ये दो दो चीज आपको याद रखनी है। जेड टेस्ट मतलब क्या है कि नमूना आकार 30 से अधिक हो, जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात हो। टी टेस्ट क्या हुआ, नमूना आकार छोटा हो, जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात न हो, है ना। अब हम आते हैं शोध पत्र पे। एक मिनट मुझे एक समय दे दीजिए। शोध पत्र क्या है, अब हम लोग जैसे देखते हैं शोध पत्र, रिसर्च पेपर बहुत सारा हम लोग सुनते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, पीएचडी के दौरान या कई साथी के शोध पत्र जो है प्रेजेंट कर रहा है, तो भाई वो क्या है, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जब पीएचडी आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो इस सारी चीजों से आपको जूझना जूझना पड़ेगा, है ना। तो उसी के लिए जो है मोटा मोटी आपकी समझ होना चाहिए। और इससे कई बार सवाल ही बना है कि भाई जो शोध पत्र है उसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या 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 होता है। कई बार हम शोध पत्र और जो ये है अपना थीसिस है उसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि तो शुरू करते हैं कि जैसा कि आपके यहाँ पे दिख रहा है, संक्षिप्त अकादमिक लेखन होता है ना। विस्तृत होगा तो वो हो जाएगा थीसिस हो जाएगा, लेकिन ये होगा संक्षिप्त अकादमिक लेखन, है ना। तो अब जो है एक सवाल मुझे कमेंट में मिला था कि भाई इसके इसके बाद में चर्चा करेंगे, चलिए अभी करते हैं। जिसमें किसी विशेष विषय पर शोध या विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है ना। ये आमतौर पे 10 से 20 पृष्ठ का होता है, इसमें जो तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं। पुस्तकों, लेखों और अन्य स्रोतों पर आधारित होता है। पुस्तक पे लिख सकते हैं, जो पुस्तक रिव्यू बोल सकते हैं, लेखों पे अन्य स्रोत। अब देखिए नीचे क्या है, थीसिस। थीसिस एक लंबा और गहन शोध अध्ययन होता है जो सामान्यतः मास्टर डिग्री के लिए लिखा जाता है, या लगभग एक मिनट या लगभग 60 से 100 पृष्ठ का होता है, मूल शोध पर आधारित होता है ना। थीसिस की संरचना क्या है, पहले शीर्षक होगा, फिर सार होगा, अब्स्ट्रैक्ट, परिचय, पृष्ठभूमि, समस्या का विवरण, उद्देश्य, साहित्य समीक्षा, कार्यप्रणाली, मेथोलॉजी, परिणाम और चर्चा, निष्कर्ष, अनुशंसाएं और संदर्भ, है ना। शोध प्रबंध क्या है, डिजर्टेशन। शोध प्रबंध एक विस्तृत शोध कार्य होता है जो आमतौर पर पीएचडी डिग्री के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें गलती क्या हो गई है, ये जो है ये अमेरिका वगैरह में होता है ना। अब ये मास्टर नहीं, यहाँ पे पीएचडी लिखिए आप। ये अमेरिका में थीसिस जो है, मतलब ब्रिटेन की क्या व्यवस्था है कि वहाँ पे मास्टर में ही थीसिस करवा देते हैं, है ना। और डिजर्टेशन जो है वो पीएचडी में करवाते हैं। अपने यहाँ उल्टा है, अपने यहाँ सीधा है, उनके यहाँ उल्टा है। हम क्यों भाई दूसरे के मतलब अ, अध्ययन पद्धति से चले भाई, यूरो सेंट्रिक हम क्यों हो? हम अपना सेंट्रिक हो, अपना देश की सेंट्रिक के हिसाब से हो। तो उनका उल्टा है, हमारा सीधा है। थीसिस जो है हमारे यहाँ पीएचडी में कराया जाता है ना। तो यहाँ पे जो है ये आप काट दीजिए, यहाँ पे मतलब 300 प्लस पेज का होता है, पृष्ठ होता है ना। इसकी संरचनाएं वही होती है, मोटा मोटी उसमें कुछ अंतर नहीं हो सकता है। शोध प्रबंध डिजर्टेशन, अभी आप अगर मास्टर में होंगे तो वहाँ पे आप कर रहे होंगे। ये जो है ये हमारा पीजी में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, ठीक है ना। शोध प्रबंध, मूल डेटा, विस्तृत विश्लेषण शामिल होता है। मोटा मोटी वही है कि डिजिटेशन, और मतलब इसमें आपको कुछ याद रखना नहीं है। थीसिस जो है आपको याद रखना है कि भाई ये पीएचडी में होता है, और डिजिटेशन जो है मास्टर में होता है। बेसिक बेसिक बात यही है।
अब जो है ऊपर जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा हमने उसको माइंड मैप करने की कोशिश किया है कि जनसंख्या विनिमय जो है त्रुटि क्या है। जब शोधकर्ता सही जनसंख्या को परिभाषित नहीं कर पाता है, ठीक है, उदाहरण नाश्ते के समय में अब इसे देख चुके हैं। चयन त्रुटि, जब लोग स्वयं सर्वे में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, केवल रुचि रखने वाले लोग ही उत्तर देते हैं, तो स्वाभाविक है चयन त्रुटि होगा। नमूना फ्रेम त्रुटि, जब नमूना गलत सूची पर समूह में चुना जाता है, गलत डेटाबेस से उत्तर प्राप्त, मतलब वही है। गैर प्रतिक्रिया त्रुटि, जब कुछ लोग सर्वे का उत्तर नहीं देते हैं, संपर्क न होना, जवाब न देने से इनकार करना, है ना। अब आते हैं मापन त्रुटि, गलत उपकरण या खराब प्रश्नों के कारण डेटा गलत होना। कवरेज त्रुटि, नमूना पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करना। कवरेज त्रुटि स्वाभाविक है। पर संस्करण त्रुटि, डेटा को दर्ज या विश्लेषण करते समय गलती। प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, प्रतिभागी सही उत्तर नहीं देते या सामाजिक दबाव में उत्तर देते हैं, स्वाभाविक है। तो इस सारी चीजों को आप देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ पढ़ने समझने देखने की जरूरत नहीं है, आप नाम से ही इसको जो है समझ सकते हैं और परीक्षा हॉल में आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हम आपको बताएं, अगर आपका एलिमिनेशन पावर अच्छा है ना, तो आप बाकियों से 5-10, मतलब 5 क्वेश्चन तो आप ज्यादा कर ही के आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में ना ज्यादा डीप से पूछता नहीं है, सतही लेवल का क्वेश्चन होता है। बस उसमें क्या है, क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, तो हमको लगता है कि थोड़ा हार्ड अंदर से पूछ लिया है, जिसकी वजह से हमको कभी कभी ये मुश्किल होती है, लेकिन बहुत सतही लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर आप एलिमिनेट करना अच्छे से समझते हैं, तो फिर आपको 5 क्वेश्चन तो आप औरों से ज्यादा बना के ही आएंगे, है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं, है ना। तो अभी हमने देखा कि अभी हम देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक प्रेसिजन क्या है। डेटा विवरण, पैरामीट्रिक में क्या होता है, सामान्य विवरण आवश्यक है ना, सामान्य विवरण आवश्यक है। नॉन पैरामीट्रिक में क्या है कि सामान्य विवरण आवश्यक नहीं है, ठीक है। डेटा अंतराल क्या है, डेटा प्रकार अंतराल या अनुपात डेटा, नाम मात्र मतलब वही है, इंटरवल और औसत, और नॉमिनल या ऑर्डिनल, है ना। इसको याद रखिए कि नॉमिनल और ऑर्डिनल इसमें नॉन पैरामीटर परीक्षण में, पैरामीट्रिक में क्या है, अंतराल, इंटरवल और रेशियो। ये दो चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि पैरामीटर में क्या है, नीचे का दो, हमने ऊपर की क्लास में हमने अच्छे से चर्चा किया है। पैरामीटर में क्या है, नीचे का दो, इंटरवल और रेशियो, और नॉन पैरामीटर में ऊपर का दो, नाममात्र, नॉमिनल और ऑर्डिनल। शक्ति जो है, अधिक शक्तिशाली पैरामीट्रिक परीक्षण होता है, जो कि इसमें अधिक डेटा के साथ हम लोग काम करते हैं। नॉन पैरामेडिकल में क्या है कि अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होता है, स्वाभाविक है। बड़ा बड़ा नमूना चाहिए होता है इसके लिए, इसमें छोटे नमूने से बाई होता है। इसमें उदाहरण के लिए जेट टेस्ट, टी टेस्ट, है ना, इनोवा, इसमें काई स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पैरामेट्रिक परीक्षण का जो प्रकार है उसको देख लेते हैं। जेट टेस्ट, जब नमूना बड़ा हो, जनसंख्या के मानक विचलन ज्ञात हो। टी टेस्ट, छोटे नमूना औसत की तुलना के लिए। इनोवा, तीन या अधिक समूहों की औसत की तुलना के लिए, है ना। पर्सन कोरिलेशन, दो चरों के बीच संबंध मापना, कोरिलेशन संबंध मापना। तो इसमें मोटा मोटी कुछ है नहीं, बस आपको दिमाग में रखना है। अब वैसे पीडीएफ भेज देंगे आपको। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, श्रेणीबद्ध डेटा के संबंध का प्रशिक्षण, है ना। तो इस तरीके से है। इसको अब आगे बढ़ते हैं, हमने ऊपर सब सारी चीजों को देख लिया है। अब नैतिकता, लास्ट जो मतलब इसका सब यूनिट्स है, उस पर हम लोग देखते हैं नैतिकता क्या है, अनुसंधान नैतिकता। तो जो हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ नैतिकता के बारे में भी है कि अनुसंधान नैतिकता, इसका क्या आशय आप समझते हैं। तो ये सिद्धांतों और नियमों का समूह है जो सुनिश्चित करता है कि शोध ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए, तथा प्रतिभागियों के अधिकारों और हितों की रक्षा हो। ठीक बात है, सब बात कर दिया कि ईमानदारी, नियम, सिद्धांतों के समूह है जो निश्चित करता है कि शोध ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए, और जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, जिनसे हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं या जिनके साथ हम पूरी इस प्रक्रिया में सहभागी हैं, उनके अधिकारों या उनकी हित और उनकी निजता की जो है हम रक्षा करें, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, प्रतिभागियों की सुरक्षा का क्या मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि शोध में भाग लेने वाले प्रतिभागी की भलाई और अधिकार सुरक्षित रहे, है ना। हमने ऊपर बात की कि समुचित सहमति हो, उनकी सहमति के बाद ही हम उनको अपने साथ जोड़े। जोखिम को कम करना, उचित सुरक्षा उपाय, कि उनके साथ कुछ मतलब ऐसा ना हो कि उनके साथ हम डेटा ले लें और फंस जाए कुछ मुश्किलें में, फिर हम अपना काम निकाल के भाग के चले आए, तो ये ठीक नहीं है। वैज्ञानिक अखंडता, साइंटिफिक इंटीग्रिटी,
इसमें क्या है कि ईमानदार डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना तथा धोखाधड़ी और गलत प्रस्तुतिकरण को रोकना। ठीक है। सामाजिक दायित्व भी है कि समाज और मानवता के विकास में योगदान दे। अनुसंधान के नैतिक मुद्दे क्या है? वैधता, हमने ऊपर बहुत अच्छे से बात की है। वैधता क्या है? नमूनाकरण, सैंपलिंग, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गोपनीयता, पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना। संवेदनशील समूह, सेंसिटिव ग्रुप, अनुसंधान का कदाचार, है ना। तो ये सब ऊपर चीज, मोटा मोटी चीजें, इसमें आपको पढ़ने समझने की कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि अनुसंधान कदाचार क्या है। कि अनैतिक माने जाते हैं कि भाई अगर आप झूठे डेटा या परिणाम बनाकर प्रस्तुत करते हैं, मिथ्याकरण, फॉल्सिफिकेशन, डेटा या परिणामों में जानबूझकर बदलाव करना या झूठ जानकारी, कुछ जानकारी छिपाना, प्लेगरिज्म, साहित्य चोरी, किसी अन्य शोध के विचार या शब्द या शोध को बिना उचित श्रेय दिए अपना बताना, है ना। नैतिक अनुसंधान के घटक क्या है? ईमानदारी, जो आपको होनी चाहिए। शोधकर्ता अपने निष्कर्ष में सत्यता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, शोध में निष्पक्षता और स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता, शोधकर्ता के पास सामान्य ज्ञान कौशल होना चाहिए ताकि वह डेटा को सही तरीके से संभाल सके। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, हमने ऊपर चर्चा कर चुके हैं। व्यावसायिक व्यवहार, प्रोफेशनल कंडक्ट, है ना। शोधकर्ता को प्रतिभागियों के साथ सामान्यजनक और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसमें हम घुल गए तो मतलब उसके घरवैये बन गए, है ना। नैतिक अनुसंधान के सिद्धांत, स्वायत्तता का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, है ना। प्रतिभागियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो स्वयं निर्णय लें कि वो शोध में भाग लेना चाहते हैं या नहीं। परोपकार, बेनिफिशियल, शोधकर्ता को प्रतिभागियों के लाभ को बढ़ाना और नुकसान को कम करना चाहिए। न्याय, जस्टिस, निष्पक्ष और समान होना चाहिए। निष्ठा और जिम्मेदारी, है ना। शोधकर्ता को अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। समाज के हित में योगदान देना चाहिए। प्रतिभागियों की भर्ती, प्रतिभागियों का चयन तार्किक और निष्पक्ष मापदंडों के आधार पर होना चाहिए। इन सभी के होते हुए, है ना, OCR और मशीन ट्रांसलेशन की बहुत गलतियां हैं। साहित्य चोरी, प्लेगरिज्म, है ना। ऊपर की चीजें हैं वो कहीं से मुझे लगता है कि साहित्य चोरी क्या है? साहित्य चोरी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति दूसरे लेखन के विचार, शब्द, शोध या रचना को बिना उचित श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत करता है। ठीक है, समझ गया। पहले प्लेगरिज्म क्या है कि दूसरे लेखक, यानी हम आपका जो है रिसर्च बिना आपकी सहमति से, हम आपके रिसर्च से कुछ चीजें ले लें और फिर हम अपने नाम से उसको प्रकाशित करें, तो वो जो है साहित्य चोरी में आता है। यह शोध और लेखन एक गंभीर नैतिक उल्लंघन माना जाता है। साहित्य चोरी के सामान्य प्रकार: पूर्ण साहित्य चोरी, कंप्लीट प्लेगरिज्म, जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति की पूरी रचना को अपने नाम से प्रस्तुत करता है तो यह पूर्ण स्वाभाविक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किसी द्वारा लिखा गया शोध पत्र अपने नाम से जमा कर देना। प्रत्यक्ष समान साहित्य चोरी, जब किसी अन्य लेखक के शब्द या वाक्यों को बिना उद्धरण या संदर्भ दिए सीधे कॉपी कर लिया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष साहित्य चोरी कहते हैं। यानी कि भाई आपका जो मतलब आपके कंटेंट तो हम ले रहे हैं लेकिन आपका नाम भी हम नहीं दे पा रहे, तो ये जो है ना, किसी किताब या लेख से एक दो पंक्ति कॉपी करके असाइनमेंट में डाल देना, तो वो भी जो है प्रत्यक्ष साहित्य चोरी है। तीसरा क्या है? पैराफ्रेजिंग साहित्य चोरी, जब कोई व्यक्ति दूसरे लेखक के विचारों को थोड़ा शब्द बदलकर अपने शब्द में लिखता है लेकिन स्रोत का उल्लेख नहीं करता है तो वो पैराफ्रेजिंग साहित्य चोरी आता है। आत्म साहित्य चोरी, जब लेखक लेखक अपने पहले से प्रकाशित प्रकाशित कार्य को बिना बताए फिर से उपयोग करता है तो यह आत्म साहित्य चोरी कहता है, मतलब इसको कहेंगे, है ना। पैचवर्क, मोजेक साहित्य चोरी, जब लेखक विभिन्न स्रोत से कुछ कुछ सामग्री लेकर उसे अपनी रचना में जोड़ देता है तो उसे पैचवर्क साहित्य चोरी कहते हैं। स्रोत आधारित साहित्य चोरी, जब लेखक स्रोतों का गलत या भ्रामक तरीके से उल्लेख करता है तो ये जो है स्रोत, मतलब गलत गलत स्रोत का हवाला देना, स्रोत की जानकारी छिपाना, नकली स्रोत बनाना इत्यादि। आकस्मिक साहित्य चोरी, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, जब लेखक अनजाने में स्रोत की सही संदर्भ नहीं देता है तो उसे अकादमिक आकस्मिक साहित्य चोरी कहा जाता है कि स्रोत का सही उल्लेख न करना, उद्धरण चित्र का उपयोग न करना, संदर्भ सूची को गलत करना, है ना।
साहित्य चोरी के अन्य रूप हैं किसी अन्य छात्र के असाइनमेंट से सामग्री कॉपी करना, किसी तीसरे व्यक्ति के असाइनमेंट से लिखवा कर जमा करना, बिना अनुमति के पाठ से सामग्री कॉपी करना, एक ही असाइनमेंट से को अलग अलग पाठ्यक्रम को जमा करना। साहित्य चोरी के स्तर क्या क्या है? अ, 4 स्तरों में इनको बाँटा गया है। पहला जो है कोई दंड नहीं, 0 से 10% तक जो है आप साहित्य की मतलब आपका जो जो पैरेललिज्म है वो 0 से 10% तक हो सकता है। स्तर 1 10 से 40% संशोधन करके पुनः जमा करना, 40 से 60% पांडुलिपि वापस, प्रकाशन पर प्रतिबंध, और 60 से अधिक गंभीर दंड, प्रकाशन प्रतिबंधित, है ना। शोध के त्रुटियों के प्रकार। कमीशन की त्रुटि, जब रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज किया जाता है, उदाहरण के लिए 100 की जगह 1000 लिख देना। चूक की त्रुटि, जब शोधकर्ता किसी जानकारी को दर्ज करना भूल जाता है। सिद्धांत की त्रुटि, जब शोधकर्ता मूल सिद्धांतों का सही तरीके से पालन नहीं करता है। तकनीकी त्रुटि, जब शोधकर्ता किसी विधि या तकनीक का उपयोग सही तरीके से नहीं करता है ना। तो वही बात नीचे हमने एक माइंड मैप प्लान बनाने की कोशिश की है। पूर्ण साहित्य चोरी, है ना, हमने ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि दूसरे की रचना को अपने नाम से प्रस्तुत करना, साहित्य प्रत्यक्ष साहित्य चोरी, सीधे सीधे कॉपी कर लेना, पैराफ्रेजिंग, शब्द बदल कर वही विचार लिख देना। आत्म साहित्य चोरी, अपने ही पुराने काम को दोबारा प्रदर्शित करना, है ना। पैचवर्क, कई स्रोतों से कॉपी करके जोड़ देना। स्रोत आधारित साहित्य चोरी, गलत स्रोत या स्रोत देना या स्रोत गढ़ना। आकस्मिक साहित्य चोरी, जानकारी के अभाव में जाने में चोरी करना। साहित्य चोरी के अन्य रूप क्या है? शब्दशः कॉपी, पाठ से शब्दशः कॉपी करना। अनुवाद चोरी, स्रोत बताए बिना अनुवाद करके लिखना। दूसरे छात्र का काम कॉपी करना, किसी अन्य छात्र के असाइनमेंट को कॉपी करना, तीसरे व्यक्ति से लिखवाना, किसी और से असाइनमेंट लिखवा कर जमा करना, पुनः प्रस्तुति, एक ही असाइनमेंट को कई बार जमा करना, इस तरीके से है। तो ये हमने देख लिया कि नियम है 0%, 0 से 10, स्तर 0, 0 से 10% तक कोई दंड नहीं, संशोधन करना होगा। 10 से 40 पांडुलिपि वापस, संशोधन के बाद पुनः हुआ जमा। 40 से 60 1 वर्ष तक प्रकाशन पर रोक, और 40 से अधिक 3 वर्ष तक प्रकाशन पर रोक और अन्य दंड, है ना। यूजीसी के नियम जो है इस तरीके से है। तो इसने हमने देखा कमीशन की त्रुटि, गलत नाम दर्ज करना, चूक, डेटा दर्ज करना भूल जाना, सिद्धांत की त्रुटि, तो इस तरीके से हमने देख लिया है। शोध कदाचार जो है डेटा को बनाना, डेटा हेरफेर करना, मिथ्याकरण, साहित्य चोरी, दूसरे को काम को बिना श्रेय दिया। ऊपर की सब बातें रिपीट हमने कर दी है थोड़ी सी। और लेखन, शोध लेखन में उद्धरण का अर्थ किसी अन्य लेखन के विचार, शब्द या शोध का प्रयोग करने से करते समय उचित संदर्भ देना है। मतलब साइटेशन जो होता है कि जब हम किसी चीज का लिखा अन्य लेखक के विचार, शब्द या शोध का उपयोग करते हैं तो उनका जो है संदर्भ उनको देना है, उचित उनका संदर्भ, मतलब उनको उसकी जो चीज जहां से हम ले रहे हैं उसको उनको क्रेडिट देना है, साइटेशन उनका करना है। आप देखिए, नहीं देखिए इसमें क्या है कि साइटेशन का मतलब वो नहीं होता है जो अभी हमने देखा। साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने तरीके से, मतलब जिस तरीके से हमने मान लीजिए किसी चीजों को जैसे संदर्भित, जो कहीं से किसी लेखक को हमने लिया अपने लेख में, मान लीजिए कि हमने इस किताब को लिखा है, ठीक है। तो ये किताब तो मान लीजिए मेरी जर्नी पे है, लेकिन मान लीजिए किताब को हमने लिखा और इस पे हमने किताब कई जगहों से हमने लिया। एकेडमिक किताब मान लीजिए कि हमने लिखा सोशोलॉजी पे या फर्स्ट पेपर पे, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर पे, और हमने इस पे कई संदर्भ लिए कि भाई इन सारी चीजों को 5 किताबों से हमने लिए, 5 लेखकों से। तो लेखकों की जो मतलब जो हम संदर्भ करेंगे, साइटेशन करेंगे, उसकी जो शैली होगी, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कई तरीके की शैली है, एपीए शैली, है ना। इसका नाम क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उपयोग का क्षेत्र क्या है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, शिक्षा, एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और विज्ञान, है ना। अब इसमें देखिए उदाहरण के रूप में आप देखिए कि इसमें ईयर जो है नाम के बाद आएगा, बस यही आपको याद रखना है। पहले नाम आएगा, नाम का सेकंड जो है वो ऑथर जो है वो पहला सेकंड आएगा। जैसे मेरा नाम आयुष हर्ष है तो हर्ष, हर्ष आयुष, या देखिए आयुष का जो है सिर्फ ए आएगा, है ना। देखिए एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
आयुष का सिर्फ ए आएगा। हर्ष कॉमा ए डॉट, मान लीजिए किताब हम 2025 में लिखवाए थे, 2025, है ना। फिर यहाँ पे डॉट टाइटल बुक, टाइटल ऑफ बुक फेलोनामा, फेलोनामा डॉट रंग पब्लिकेशन, पब्लिशर, है ना। तो इस तरीके से आएगा। मतलब आपको याद रखना है कि जो ऑथर का नाम है उसमें एक चीज जो आपको दिखने का है कि एमएलए जो है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसमें क्या है कि इसमें कहीं ब्रैकेट आपको नहीं दिखेगा, एकदम सिंपल है। इन्होंने ऑथर का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल का बुक और पब्लिशन ईयर, ईयर लास्ट में। ये जो है ये एपीए जो है, एपीए जो है, इसमें क्या है कि ईयर जो है बस ऑथर के जस्ट नाम के बाद, है ना, ऑथर के जस्ट नाम के बाद जो है इन्होंने एपीए का कर दिया है। तो इसमें क्या है अंतर, एमएलए में कहीं भी आपको वो ब्रैकेट नहीं दिखेगा, ब्रैकेट नहीं दिखेगा। एपीए में ब्रैकेट दिखेगा, शुरू में ब्रैकेट दिखेगा, मतलब ऑथर के नाम के बाद ईयर होगा, फिर राइटर, फिर पब्लिशर होगा। और एमएलए में लास्ट में होगा ईयर, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 2019 लिखा हुआ है ना, कुमार रंजीत रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना, शेख पब्लिकेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो बस मोटा मोटी यही है। शिकागो शैली भी है एक, शिकागो स्टाइल को प्रोवियंस स्टाइल भी कहा जाता है। इसका उपयोग इतिहास, व्यवसाय और ललित कला में किया जाता है। ये दो ही महत्वपूर्ण है जो दो पूछे जाते हैं, ऑथर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ बुक, प्लेस पब्लिकेशन और ईयर। मतलब मोटा मोटी वही है। हमको बस दो ऊपर खड़ा याद रखना है, एपीए और एमएलए। रेफरेंस क्या है, सामान्यतः पुस्तक के संदर्भ में मूल प्रारूप कई प्रकार के होते हैं। अंतिम नाम, पहला नाम, पुस्तक का शीर्षक, संस्करण, प्रकाशन संस्थान, प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष, उदाहरण, है ना, इस तरीके से। तो बस आज जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। मोटा मोटी आज कुछ था नहीं, बस बेसिक चीजें थी। सवाल इससे ही बनते हैं। आप इसको जो आपने अभी तक वीडियो देखा होगा उसके आधार पे आप किसी भी किताब के पीवाईक्यू उठा लीजिए, एमसीक्यू उठा लीजिए, आपसे सवाल बनेंगे ही, आराम से बनेंगे, अच्छे से बनेंगे। जितना हो सकता था हमने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। और मुझे लगता है कि आप इसमें अच्छा, मतलब इस 71 पेज का जो पीडीएफ है, पीडीएफ क्या कहिएगा, इसमें तो ज़्यादा कंटेंट है नहीं, मतलब जितना शॉर्ट हो सकता था हमने कोशिश किया है करने का। और चूंकि आपको आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया जाए। और रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव सीधा है कि रिजल्ट अच्छा है। और हिंदी माध्यम में है, चूंकि हम हिंदी माध्यम के लिए ही ये मुख्य रूप से कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ रहा है तो कोई अच्छा है, अंग्रेजी माध्यम से कोई पढ़ रहा है तो ठीक है। लेकिन हिंदी माध्यम, मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि हिंदी माध्यम के लोगों के लिए आसान हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने रिसर्च एप्टीट्यूड जो है इसको समाप्त कर दिया है। अब हम कम्युनिकेशन पे चलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने, मतलब मई लास्ट तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर जून एग्जाम से पहले हम मैराथन वगैरह भी सोच रहे हैं, पीवाईक्यू वगैरह जो होगा हम देखेंगे। हमें बस ऑब्जेक्टिव ये है कि आसान भाषा में आसान तरीके से आप तक पहुंचा जाए, आपकी जो मुश्किलें हैं उसको आसान तरीके से सॉल्व किया जाए। जो भी मेरी समझ बुद्धि भगवान ने दी है, या मतलब प्रयास मैं कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा आप तक डिलीवर हो पाए, उसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहें। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें। सब्सक्राइब रुका हुआ है, ना लाइक आ रहा है आपकी तरफ से, ना सब्सक्राइब। कमेंट तो आप कर ही नहीं रहे हैं, वीडियो देख के चले जा रहे हैं। अपने साथियों में भी अगर भेज सकते हो तो भेजें, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नोट्स बनानी पड़ती है, वीडियो रिकॉर्ड, फिर अपलोड, कई तरह के झंझट में। खुद पीएचडी का स्कॉलर हूँ, खुद बहुत सारे प्रेशर है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ लेके आ जाऊँ, कुछ वीडियो, कुछ इम्पैक्टफुल आपके लिए हो। तो अगले महीने इसका एग्जाम होने वाला है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि ये, अगर आप नेट के सिलेबस को अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो बेट को एग्जाम देने के लिए जो बिहार में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाला है, उसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेट जो झारखंड में होने वाला है, वो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अच्छा कर पाइएगा। बड़े बड़े मोटे फीस आपसे लिए जा रहे हैं हर एक इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वहां से। मुझे उसका विरोध नहीं है, लेकिन वही चीज या उसके आसपास आपको बेहतर हम फ्री में दे रहे हैं, तो आपको फायदा उठानी चाहिए। एक बात ये भी है कि फ्री का चीज लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ठीक है, अब क्या ही किया जाए। तो आप इसको आसानी से, और भी अगर आपको लगता है कुछ और इसमें हम बेहतर कर पाए, जो सजेशन आपकी तरफ से आए, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। क्योंकि मेरी पहली ये इस तरीके की इनिशिएटिव है, तो थोड़ा मुश्किलात हो सकती है। अब थोड़ा मुझे लगता है कि और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, जिस तरीके से आपका फीडबैक आएगा उस तरीके से होगा। तो चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें।
और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें, इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।